आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 17वें भाग ग्लानि अपार ग्लानि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह जब मेरी आंख खुली तब दिन बहुत चढ़ गया था। बाहर धूप फैल गई थी। वो खिड़कियों के पर्दों से छन छन कर मेरे शयन कक्ष में आ रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा, अन्नदाता अभी तक औंधे मुंह फर्श पर पड़े हैं। कैसे उनकी सारी पोशाक गंदी हो गई है। कक्ष में न जाने कैसी दुर्गंध भरी थी। वो फू फू करके सांड की तरह सांस ले रहे थे। सांस के साथ उनके दोनों नथुने फूल रहे थे। मूंछों में गंदगी लगकर सूख गई थी और उनका चेहरा सूअर के मुंह के समान कुत्सित और घृणित लग रहा था। घृणा और विरक्ति के साथ ही क्रोध भी मेरे मन में व्याप गया। मेरी दृष्टि अपने अंग पर गई। वही रात का जड़ाऊ जोड़ा पहने मैं सो गई थी, वो अब भी मेरे अंग पर था। वे सारे अलंकार भी जो रात में जगमगा रहे थे। इस समय ये पोशाक और ये अलंकार मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे विषैले भुजंग मेरे शरीर में लिपटे हुए हैं। मैंने नोच नोच कर ये सब अलंकार फेंकने आरंभ कर दिए। पोशाक भी उतार कर फेंक दी। मेरा मन हो रहा था कि पेट में कटार भोंक लूं या छत से कूद पड़ूं। इसी समय अन्नदाता की आंखें खुलीं। एक बार उलट पलट होकर वो उठ बैठे। अदब कायदा में सब भूल गई। चुपचाप पलंग पर पड़ी उन्हें देखती रही। उन्होंने खड़े होने की चेष्टा की। एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अभी गिर पड़ेंगे, परंतु उन्होंने उन्मत्त की भांति दोनों हाथ पसार दिए। मसहरी का डंडा उनके हाथ में आ गया। उसी का सहारा लेकर वो उठ खड़े हुए। एक बार वो मसहरी पर झुके भी, पर फिर संभल गए। अपनी हथेली मुंह पर रखकर उन्होंने 2-3 जम्हाइयां ली। फिर उन्होंने दोनों हाथों से सिर दबा लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि एक एक करके उन्हें रात की सारी बातें याद आ रही थीं। शायद सिर का असह्य दर्द उन्हें बेचैन कर रहा था। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि रात फर्श पर कटी है, तब वो निर्लज्ज की तरह हो करके हंसने लगे। उन्होंने आप ही आगे बढ़कर झारी से पानी गिलास में उड़ेला और उसे वो गटागट पी गए। जो बचा उसे सिर पर उड़ेल लिया। उन्होंने एक प्रकार से बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, सिर दर्द से फटा जा रहा है, रात कुछ ज्यादा पी ली। इतने में उनकी नजर सामने लगे कद्दे आदम आईने की ओर गई। अपनी मूछों को, मुंह को और पोशाक को कै की गंदगी से लथपथ देख उन्होंने नाक सिकोड़कर ऊपर की पोशाक उतार फेंकी और फटे बांस जैसी भर्राई आवाज में किसुन को पुकारा। किसुन और केसर ने शयन कक्ष में आकर महाराजा की पोशाक बदली, हाथ मुंह धुलाया। मैं पत्थर की मूर्ति की भांति पलंग पर सिकुड़ी पड़ी ये सब देखती रही। जब वो किसुन के कंधे का सहारा लेकर चलने लगे, तब मेरी ओर देखकर धीरे से, कुछ घबराई सी, कुछ झेंपी सी आवाज में बोले, कुंवरी से कहना नहीं चंपा। और वो चले गए। कक्ष में रह गई मैं और केसर। हम दोनों एक दूसरे को ताक रही थीं। हमारी उस नज़र में बहुत से प्रश्न थे, बहुत से उत्तर थे, बहुत से चित्र थे, बहुत सी झांकियां थीं अपने भूत और भविष्य की। हम दोनों जन्म अभागिन नारियां, जो एक दूसरी को असीम प्यार करती थीं, एक दूसरे पर असीम विश्वास करती थीं, यहां सर्वथा असहाय अवस्था में पराश्रित उपस्थित थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अथाह समुद्र में डूबी जा रही हूं। मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायक नहीं है। जैसे जीवन का चिराग बुझ गया हो और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा
नजर आ रहा हो। एक ही दिन में मेरा सारा सुहाग समाप्त हो गया। कल मैं कैसे ठाट बाट से आई थी, और आज एक एक करके मेरी आंखों में रात के सारे दृश्य घूम गए। वे रंगीन जल से नाच रंग हीरे मोती जशन जगमग, और फिर कै और गंदगी से भरी राजा की देह, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसे लोग महाराजा धीराज कहते हैं, जिसका दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान पवित्र माना जाता है, जिसकी कृपा दृष्टि से जीवन सफल हो जाता है। वही राजा हमारे भाग और सर्वस्व का धनी गंदे कुत्ते की भांति शराब के नशे में बेहोश यहां फर्श पर पड़ा रहा। छी छी, कैसी लज्जा की बात है। उस दिन गढ़ी में जब प्रथम दर्शन हुए थे, कैसे मैंने इसे देवता की भांति माना था। ओह, उस दिन ये व्यक्ति कितना महान और मैं कितनी तुच्छ दासी थी। आज तो जैसे वो एक अधम कीड़े से भी निकृष्ट लग रहा था। राजा के प्रति सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा का भाव मेरे मन से तिरोहित हो गया। एक ऐसी घृणा और वितृष्णा से मेरा मन भर गया कि जिसका अंत न था। पर हर बार मुझे अपनी असहाय अवस्था का ध्यान आता था। मैं बारंबार अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी। न जाने मेरा अब क्या होगा। मुझे कुछ सूझ ही न रहा था। वो सुनहरा छपर खट जैसे मुझे काट रहा था। महल के रंगीन झरोखे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी कब्र हो। जीवन का मुझे बड़ा मोह था। बड़े बड़े हौसले, बड़ी बड़ी हौस, बड़े बड़े चाव मैंने अपने मन मंदिर में सजाए थे। मैं आखिर कच्ची उम्र की एक बालिका ही तो थी। अभी मैंने दुनिया का देखा क्या था, और यौवन की देहरी पर पैर पड़ते ही विधि विडंबना से जैसी घटनाएं आ घटी, उस सब ने मेरे विचारों को कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया था। परंतु आज तो मेरी चिंता का ओर छोर न था। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। मैं अब इसी भय से अधमरी हो रही थी कि कुंवरी को मुंह कैसे दिखाऊंगी। मैंने केसर की गोद में मुंह उठाकर कहा, अब क्या होगा केसर। केसर ने धैर्य बंधाते हुए कहा, जो होना होगा हो जाएगा। अब इस तरह सोच फिकर करके जान देने में क्या होगा भला। तू हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल, मैं तब तक रंगमहल की ओर चली जाती हूं। मैंने भयभीत मुद्रा में कहा, मैं भी चलूं। अभी नहीं, कहकर केसर चली गई, और मैं फिर उसी पलंग पर गिर गई जिसे अब मैं सुख साज नहीं कह सकती थी। मुझे न भूख थी, न प्यास, न मेरी आंखों में नींद थी। रह रहकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं आज माँ की याद कर रही थी। चाहती थी पर लगाकर उड़ जाऊं, अपनी माँ के कलेजे से जा लगूं। परंतु मेरी दशा पर कटे पक्षी के समान थी। पिंजरबद्ध थी मैं असहाय जन्मजात गोली गुलाम, जिसके भाग्य में ही शून्य अंकित होता है। जैसे आज सब कुछ खो चुकी थी। दासियों ने मेरे लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी थीं। वे इस प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़ी थीं कि आज्ञा हो तो वे मेरे कपड़े बदलवाने तथा नित्य कर्म में सहायता दें। परंतु मैंने कहा, अभी मैं सोऊंगी, मुझे जगाना मत। मेरे पास कोई आना भी मत। द्वार बंद कर दो और बाहर बैठो। दासियां चली गईं और मैं सोने की व्यर्थ चेष्टा करने लगी। अब भी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मतली भी आ रही थी। दासियों से यद्यपि मैंने आने को मना कर दिया था, तथापि किसुन नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए निशंक मेरे शयनागार में घुस आया। ट्रे को रखकर उसने कोमल स्वर में कहा, उठिए सरकार, थोड़ा कलेवा कर लीजिए। रात भर परेशान रही हैं। न जाने क्यों मुझे उस तरुण दारोगा का इस तरह बिना आज्ञा शयन गृह में घुस आना बुरा न लगा। उसकी वाणी भी मुझे बड़ी मीठी लगी। मैंने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। आंख से आंख मिलते ही मेरी आंखें नीची हो गईं। मैंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी किसुन, मेरा जी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा रह सकता है। बाप खानी परेशानी कुछ कम रही। रात भर की धमा चौकड़ी। उठिए, थोड़ा कलेवा करके सो जाइए, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ न खाऊंगी। वाह, ये भी कोई बात है। उसके आग्रह में एक विचित्र आदेश था। मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी गहरी पानीदार आंखों से जैसे एक चमक निकल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, बस जरा सा खा लीजिए, सब चीजें गर्म हैं। लेकिन नहीं सरकार, नहीं। उसने एक अजब अंदाज से आग्रह किया और नाश्ता चौकी पर मेरे निकट रख दिया। मैंने कहा, अभी तो मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया है। तो मैं गर्म पानी का सागर गमछा ले आता हूं, आप हाथ मुंह धो लीजिए।
अभी मैं सोऊंगी जरा कि सुन। कलेवा करके सोइए सरकार। इस बार उसने करबद्ध प्रार्थना की। मैं सारी ही दुश्चिंताओं को भूल गई। मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसकर कहा, इतनी जिद क्यों कि सुन। सरकार, ये राजा का घर है। हम गुलाम चाकर हैं। राजा की मर्जी कब कैसी हो जाए कौन जानता है। सो जैसा अवसर आए हमें सबके लिए हाजिर रहना चाहिए। हमारे बाप दादे भी सदा से यही करते चले आ रहे हैं। हमें भी यही करना चाहिए। इतना कहकर उसने फुर्ती से एक तकिया मेरे सिरहाने लगा दिया और गंगा सागर में गर्म पानी, गमछा और चिलमची ले आया। हाथ मुंह धोकर मैंने कलेवा किया। किसुन ने पान के 2 बीड़े मुझे देकर जैसे संतोष की सांस ली। अब सरकार आराम करें। वो गंदे पानी से भरी चिलमची लेकर जाने लगा तो मैंने धड़कते कलेजे से कहा, उधर क्या हो रहा है किसुन? रंग महल में नई रानी बहुत नाराज हो गई हैं। उन्होंने ड्योढ़ियों पर पहरा बैठा दिया है। दरबार से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब क्या होगा किसुन? सब ठीक हो जाएगा सरकार। ये तो राज परिवार में होता ही रहता है। उसने मुस्कुराकर एक भेद भरी दृष्टि मुझ पर डाली। उस दृष्टि ही में जैसे वो मुझे तसल्ली दे रहा था। उसकी बातों से मुझे ढांढस हुआ। जी चाहता था उससे और बातें करूं। वो बहुत अच्छा लग रहा था। किसी मर्द से इस प्रकार बातें करने का मेरा ये पहला ही अवसर था। उसकी विनय, चातुर्य, तत्परता और स्नेहासिक्त आंखों ने जैसे मुझ पर जादू कर दिया था। एक अभूतपूर्व सुख की लहर मेरे मन में उस उद्विग्न अवस्था में भी व्याप गई, पर मेरे मुंह से और बोल न फूटा। वो धीरे से द्वार का पर्दा ठीक करता हुआ चला गया। बहुत देर तक मैं भांति भांति के विचारों में डूबती उतराती रही। फिर मैं सो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 17वें भाग ग्लानि, अपार गिलानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।